दीपक स्पर्श श्रीवास्तव एक अच्छे इंसान थे और आश्चर्यजनक बात यह थी कि न तो उन्होंने खुद और न ही उनके परिवार ने पैतृकता के प्रति बहुत अटल नजरिया बनाया था। दीपक की मासूमियत, उनकी पत्नी से प्यार, उस तरह की इज्जत जो उन्होंने उसे दी और उनकी उसे प्रेरित करने वाली बातें एक ताजगी की तरह थीं। उन्होंने फूल नीतांशी गोयल को ग्रांटेड नहीं लिया और उसे बस वहीं उसके लिए प्रशंसा की जो वह था। विवाह की त्योहार समाप्त हो गई थी और जबकि दीपक का परिवार अपने गांव के लिए चला गया, वह एक और दिन वहां रुके थे क्योंकि फूल के परिवार ने मंदिर में कुछ अनुष्ठान करने की इच्छा की थी। दीपक फूल के साथ चले गए और इस यात्रा पर निकले, जहां उन्हें अपने गांव सूरजमुखी पहुंचने के लिए कई सारी सार्वजनिक परिवहन जगहों को बदलना पड़ा। ट्रेन में दीपक ने देखा कि कई नवविवाहित जोड़े बैठे थे और नववारिका सभी एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए थे। सभी के चेहरे को अलग अलग चुनरी से ढका हुआ था। यह एक लंबी और परिश्रमी यात्रा थी और किसी तरह दीपक ने नींद ले ली। उन्होंने जल्दी में उठकर अपना सामान लिया, फूल से कहा कि वह उसका पीछा करे और ट्रेन से बाहर निकल गए। उन्हें यह नहीं पता था कि फूल की बजाय उनके साथ एक औरत थी। इस औरत का नाम जया प्रतिभा रंता था और वह एक आदमी था जिसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। इसे एक वास्तविक गलती की तरह लगा और जया को यह भी नहीं पता था कि वह उसका पति नहीं बल्कि कोई और आदमी था जो उसे अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि जया को इस बात का एहसास तब हुआ जब वह ट्रेन से उतरती हुई महसूस करी, पर उसने चुपचाप रहने का निर्णय लिया। दीपक के दोस्त, जिनमें गुंजन, दाऊद हुसैन भी थे, उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसका बहुत गर्मी और प्यार से स्वागत किया। दीपक और उनके परिवार को तब बहुत ज्यादा चौंका लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी किसी और के लिए बदल दी गई थी। दीपक अपनी माँ यशोदा, गीता अग्रवाल शर्मा, पिताजी पंकज शर्मा, भाभी पूनम, रचना गुप्ता और दूसरों के साथ रहते हैं। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने सोचकर फूल से पूछा कि वह उसकी पत्नी है, तो ट्रेन से उतर दिया। फूल को बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि वह खो गई है। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए और उसे स्टेशन पर उन दरिंदों के बीच बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा था जिनकी स्पष्ट इरादा था कि वह उसका फायदा उठाएंगे। दीपक ने फूल की तलाश शुरू की, लेकिन उसके पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था और यह भी नहीं था कि वह ट्रेन पर अभी भी है या वह किसी स्टेशन पर उतर चुकी है। दूसरी ओर फूल ने एक लड़के नाम का व्यक्ति चोटू सत्येंद्र सोनी मिला, जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे एक महिला के पास ले गया जिनका नाम मंजू माई छाया कड़म था, जिन्होंने स्टेशन पर ही चाय और नाश्ता का व्यवसाय किया था। मंजू माई को लड़की को लेकर संदेह था कि क्या उसे अपने पास लेना चाहिए या उसको आश्रय देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी स्थिति की सहानुभूति करने लगी और उससे कहा कि वह यहाँ रुके रहने के लिए कहीं। चोटू फूल को स्टेशन मास्टर विवेक सावरिकर के पास ले गया था, जिसने उसकी गायबी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। फूल को याद नहीं था कि दीपक का गांव का नाम और उसका खुद का गांव गंगापुर क्या है। फूल ने कहा कि दीपक के गांव का नाम एक फूल के साथ आता है। फूल ने कहा कि वह अपने गांव वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे यह लगा कि उसे दीपक द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। जया ने दीपक के परिवार को कुछ नहीं बताया और उसने अपने निवास के लिए गलत पता और फोन नंबर भी दिया। उसने कहा कि उसका नाम पुष्पा रानी है, पंकज की पत्नी है और वह छत्तीसगढ़ से है। जया को अपने परिणाम के प्रकार को जानने का मौका मिला। उसके फियांसे के बारे में अफवाहें थीं कि उसने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया था। हालांकि इस बारे में कोई सिद्धांत कानूनी तौर पर साबित नहीं हुए थे क्योंकि उस आदमी का उस क्षेत्र में क्या प्रभाव था। जया के पास प्रदीप का फोन था और उसने सिम कार्ड को ऐसे जलाया कि इसे पुलिस द्वारा न किया जा सके। जया ने अपने गहनों को यशोदा के पास सुरक्षित रखने के लिए सब दिया। दीपक ने जया से वादा किया कि चाहे वह फूल को ढूंढ पाए या नहीं, वह उसे घर लौटा देगा। जया ने परिवार की राशन कार्ड का उपयोग करके एक नया सिम कार्ड खरीदा। जया की कलाई पर उसका नाम का टैटू था, लेकिन उसने उसे जया से श्रेया में बदल दिया था। प्रदीप सिर्फ दहेज के लिए जया से शादी कर रहा था और वह एक बहुत ही हालातमंद आदमी था जो अपनी मर्जी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसकी पत्नी गायब हो गई
तो उसे लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और उसकी जो बात उसे चिंतित कर रही थी वह यह था कि उसके पास सभी गहने थे। प्रदीप ने स्थानीय इंस्पेक्टर टीपी त्रिभुवन के साथ भी रिपोर्ट दर्ज की। जया ने अपनी माँ से बेटियां बुलाई कि उसको आगे पढ़ने दे, लेकिन उसको यह करने की अनुमति नहीं थी। जया चाहती थी कि वह देहरादून जाए और जैविक खेती में करियर बनाए, क्योंकि उसने इसे भविष्य माना था। वास्तव में जया जैसा कि ऐसा भागने के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब उसके साथ गलती से दीपक अड्डे पर उतर गई तो उसे पता था कि उसके गोद में एक मौका आ गया था। जया चाहती थी कि वह गहनों को बेचकर अपने कॉलेज के फीस के लिए भुगतान करे। तब तक पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर रवि किशन ने मामले में देखभाल करना शुरू किया जब दीपक ने उसके पास गया और एक गायबी व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की। मनोहर ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन 5,000 रुपए पर समझौता किया। उन्होंने कांस्टेबल दुबे, दुर्गेश कुमार और बेला कनुप्रिया ऋषिमुम के साथ काम किया। मनोहर को त्रिभुवन से गायबी रिपोर्ट मिली जिसमें ट्रेन के नाम और घटना की तारीख जैसी कई समानताएं थीं। मनोहर ने जया की फोटो मांगी और जाना कि जया 150 ग्राम सोने के गहने ले रही थी। श्याम मनोहर को यह अनुभव हुआ कि कुछ संदेहात्मक था और जया कुछ नहीं थी जो वह दिखा रही थी। जया ने कहा कि उसका नाम पुष्पा रानी था, लेकिन मनोहर ने दूसरी पुलिस थाने से जानकारी प्राप्त की कि उसी दिन और उसी ट्रेन में गायब हो गई थी जिसका नाम जया था। मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू किया और उसे यह समय लगाया नहीं कि वह लंबे समय तक झूठ बोल रही थी। मनोहर की योजना थी कि वह प्रदीप से पैसे लेगा और जया के पास उसके पास सोने के गहने का हिस्सा भी रखेगा। मनोहर को पता चलता है कि जया ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं और 5,000 रुपए के 5 धन आदेश अलमसराय में हेमा त्रिपाठी को भेज दिए थे। अपनी मदद करने वाले अज्ञात लोगों की उदारता ने फूल के दिल पर गहरा प्रभाव डाला और उसने खुद पर कुछ सोचने के लिए उसको बताया। उसने महसूस किया कि उसे कितनी संतोष मिलता है जब उसने मेहनत की और उसकी सेवाओं के बदले में पैसा पाया। फूल ने मंजू की चाय की दुकान पर काम शुरू किया। उसको स्वतंत्रता महसूस हुई और यह उसके लिए बहुत ही मुक्तिदायक एहसास था। फूल को लगा कि वह केवल किसी की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसका अपना पहचान भी था। जया गुंजन के साथ काम करती है और फूल गुंजन के पास प्रिंटिंग प्रेस थी के लिए गायबी व्यक्ति के पोस्टर प्रकाशित करती है। तब तक जया की झूठे सबूतों को पकड़ लिया गया। त्रिभुवन द्वारा भेजी गई गायबी दुल्हन की तस्वीर मेल खाती है और श्याम मनोहर ने बहुत स्पष्ट किया कि उसने उसकी मदद करने में कितनी कमजोरी दिखाई थी। अपने सिद्धांतों को बदल दिया और फिर से अपने व्यवसाय के लिए काम किया। उसने एक मंच पर बच्चों के लिए बात की जिन्होंने उसे बहुत स्वागत किया और उसे अपने जिंदगी के लिए उन्होंने फूल के बारे में सुना। फूल ने चिर कोई खुशी महसूस की और उसने सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसकी कमजोरियों को उसने अपनी जिंदगी में बदल दिया। उसने ध्यान दिया कि जैसे उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी, उसे अब भी कुछ दिलचस्प अनुभवों में शामिल होने का मौका मिलेगा। फूल ने संदेश को सुनाने के लिए विवेक सावरिकर के पास गया और उसे अपनी प्रेस का उपयोग करने के लिए फूल के संदेश का उपयोग किया। फूल ने दीपक और जया को अपने पूरे परिवार के साथ मिलाया और उसे अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए बधाई दी। उसने सोचा कि वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और उसके आगामी जिंदगी को जीने के लिए तैयार भी है। फूल ने सोचा कि वह एक अद्भुत अनुभव महसूस कर रहा है और उसने सोचा कि वह अपने बच्चों के लिए क्या संदेश रख सकती है। उसने फूल के बारे में और जानने का प्रयास किया और उसने उसकी बात सुनी। उसके बच्चे ने उसे उसकी खुशी और संदेश के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपने जीवन में किसी भी स्थिति में भी खुश रह सकते हैं। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपने जीवन में किसी भी स्थिति में भी खुश रह सकते हैं। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपने जीवन